सैलाब की वजह से हम किस तरह की मेजर बीमारियों में घिर रहे हैं। पानी सबसे पहले मैदे में जाएगा तो मैदे का अल्सर हो सकता है, मैदे की सूजन हो सकती है। एक और बड़ी बीमारी है जो कि बड़ी खतरनाक भी हो सकती है, वो है कॉलरा। मरीज अगर पानी गलती से ले ले तो उसको बहुत सारे एनिमल्स जो होंगे वो भी पानी के अंदर डूब के मर चुके होंगे। वो जो डिसीज्ड बॉडीज हैं, बहुत सारे जरासीम जो है वो उसी पानी के अंदर है, बहुत सारा मच्छर, तो वो हमारे लिए किस हद तक नुकसानदेह हो सकता है। अगर वो पानी उनकी आंखों में लगेगा तो वो उससे आंखों में सोजिश हो सकती है, सुर्खी आ सकती है और आंखों में अगर पानी के अंदर सांप काट ले तो अब वो पानी के दरमियान में है तो उसे फौरी तौर पर ऐसे क्या करना पड़ेगा। किसी नोकदार चीज से खुरचकर थोड़ा सा उसको ब्लीड करा दें और वो पट्टी थोड़ी सी बांधी जाए। हर 20 मिनट के बाद उस पट्टी को 1 मिनट के लिए खोल लिया जाए, ताकि वो ये ना हो कि वो हम एक तरफ से तो जहर को रोक रहे हैं लेकिन वो ब्लड सप्लाई ज्यादा देर रुकी नहीं होनी चाहिए। बहुत ज्यादा फ्लड चल रहा है तो इसके लिए भी कोई ऐसी वैक्सीनेशन तैयार हो गई है या होनी है, इससे ज्यादातर हमारे इफेक्टिव ना हमारे सामने आए, हेल्थ हमारी जो है वो खराब ना हो। आज के इस एपिसोड में प्रोफेसर डॉक्टर साजिद कयूम ने सैलाब से रिलेटेड जितने भी इफेक्ट्स हैं उनके लिए इन्फॉर्मेशन दी है। वो अपने आप को मुख्तलिफ बीमारियों से कैसे बचा सकते हैं, वो बीमारियां जो उनके लिए जानलेवा साबित हो सकती हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पानी में जाते हैं दूसरे लोगों की मदद करने, उनकी स्किन इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, सांस के मसले बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, वो कैसे खुद को एक हेल्दी इन्वायरमेंट दे सकते हैं और ऐसी कौन सी प्रिकॉशनरी मेजर्स है जिनको वो फॉलो करेंगे और अपने आप को हेल्दी इन्वायरमेंट में रख सकेंगे। तो इस एपिसोड को एंड तक लाजमी देखें। सैलाब की वजह से हम कौन कौन सी और किस तरह की मेजर बीमारियों में घिर रहे हैं, कौन कौन सी मेजर बीमारियां जो है वो आवाम को सैलाब की वजह से हो रही हैं। सैलाब की वजह से देखें आप, जो सैलाब में जो मेन चीज़ है वो है पानी। और वो पानी जो है उसको तसव्वुर करें कि भाई आप अगर वो पानी साफ़ है तो वहाँ पे डेंगू का जरासीम पैदा होगा, अगर वो पानी गंदा है तो मलेरिया का जरासीम पैदा होगा। तो दोनों सूरतों में बीमारियां आएंगी। फिर अगर वो पानी उन लोगों के साथ जिस्मों में टच कर रहा है तो अगर उसमें कोई एलर्जेंस हैं तो उनको खारिश की शिकायत होंगी, और अगर उसके अंदर कोई इन्फेक्टिव मटेरियल है तो इन्फेक्शंस होंगी। ये जल्द के ऊपर उनके असरात आएंगे। फिर अगर वो किसी वजह से पानी में, चूंकि वो लोग डूबे हुए हैं, पानी अंदर भी जा सकता है, पानी आँखों को भी लग सकता है। अगर वो पानी उनकी आँखों में लगेगा तो वो उससे आँखों में सोजिश हो सकती है, सुर्खी आ सकती है और आँखों में दर्द शुरू हो सकती है। अगर वो पानी उनके अंदर चला गया तो वो पानी अंदर जाके मैदे को ख़राब करेगा, अंदर वो उसके साथ उल्टियाँ आ सकती हैं, उसके साथ पेचिश लग सकती है, उसके साथ टाइफाइड बुखार हो सकता है। वैसे भी बुखार अगर इन्फेक्शन होती है तो बुखार, किसी तरह का भी बुखार उनको होने के चांसेस है। अब देखें, जब पानी है और आप देखें कि जितना ज़्यादा पानी आया हुआ है उसमें सांप भी हो सकते हैं, और ये वाकई रिपोर्टेड हुआ है कि कई जगह पे सांप हैं और हमारी गवर्नमेंट ने वो एंटी स्नेक वेनम वहाँ प्रोवाइड किया है। तो ये सारी चीज़ें पानी में हो सकती हैं। अभी तक जैसे हम देख रहे हैं कि पिछला पूरा मंथ जो है वो ये सैलाब वाला जो है कंडीशन रही है, इस तरह की सिचुएशन रही है कि हर जगह पानी पानी हुआ हुआ है, लोग घरों से बेघर हो गए हैं। तो आप मुझे बताएं कि हेल्थ का, पब्लिक हेल्थ का क्या ओवरव्यू है, अब तक कितना डैमेज हो चुका है, लोगों की हेल्थ कितनी इफ़ेक्ट हो चुकी है अब तक। खाली हेल्थ डैमेज नहीं हुई, लोगों की, काफ़ी लोगों की फौतगियाँ भी हो गई हैं। और ये है कि ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस है एक लिहाज से, जिसमें मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट तो कर ही रही है, बड़ी बड़ी तंजीमें भी कर रही है। हर शख्स को, जो भी पाकिस्तानी है, उसको अपना किरदार अदा करना चाहिए। और उसमें हेल्थ के लिहाज से डॉक्टर्स, मैं उनकी बहुत अप्रिशिएट करूँगा, जो मेडिकल के लोग हैं, नर्सेज़ हैं, बहुत से लोग, और जितनी डॉक्टरों की तंजीमें हैं, जितनी नर्सेज़ की तंजीमें हैं, हर एक ने अपने तौर पे जा के उन जगहों पे पहुंच के उनको सर्विसेज दी हैं। तो इस लिहाज से उनकी तारीफ़ बहुत ज़्यादा बनती है। तो मैं समझता हूं इसको और ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि नुकसान बहुत ज़्यादा है, जितना करें उतना कम है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो एज़ अ डॉक्टर आपने अभी तक कौन से ऐसे वर्स्ट केसेस डील किए हैं कि ये सैलाब की वजह से इसकी हेल्थ जो है वो इस हद तक डैमेज हो गई कि अब जो है रिकवरी
होना मुश्किल हो गया? नहीं, अब देखिए, मैं अपने डॉक्टर्स कुछ दोस्तों को लेके गया था और अपने साथ वो पूरी टीम, जो भी डिस्पेंसर्स और वो जो साथ में, बल्कि इसमें जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी हैं कुछ लोगों को, हुँ, लाज़मी बात है ऐसी सूरत हाल में, तो हम तो वो एक साइकोलॉजिस्ट को भी लेके गए थे हुँ, और वो सारा हमने, ये सियालकोट में आपको पता है कितना बड़ा वो सैलाब का एक मरकज़ बन गया था, तो वहाँ हमने उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ भी दी हैं और हमने उसके साथ उनकी साइकोलॉजिकल भी उनके साथ सेशंस दिए हैं, जिसके साथ हम समझते हैं कि वहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और वो हमने अपने तौर पर काफ़ी ज़्यादा वहाँ काम किया है। अच्छा डॉक्टर साजिद, मुझे ये भी बताइएगा कि जैसे पानी की वजह से बीमारियां बहुत सारी हो जाती हैं, जैसे आपने खुद भी बताया डायरिया, टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू, इस तरह की बहुत सारी बीमारियां जो हो रही हैं। अब सिचुएशन ऐसी बनी हुई है कि लोगों के घर तबाह हो गए हैं सैलाब की वजह से और लोग पानी के अंदर डूबे हुए हैं। तो जो लोग पानी में उतर रहे हैं उनकी मदद करने के लिए उन लोगों को क्या-क्या नुकसान हुआ है और क्या-क्या नुकसान हो सकता है? और अगर उन्हें पानी में जाना पड़े लोगों की इमदाद के लिए, तो वो कौन-कौन सी प्रिकॉशनरी मेजर्स पहले से करके जाएँ कि उस वजह से वो बीमारियों से बच सकें? एक तो ये है कि वो जो लोग जा रहे हैं, उनको अपनी पूरी तरह अपने आप को पहले कवर अप करके जाना चाहिए और दूसरा ये है कि आजकल जैसे वहाँ पे हेपेटाइटिस ए जो है, उसके फैलने का चांस है। अगर वो वैक्सीन लगवा लें तो वो बहुत फ़ायदेमंद है। मलेरिया की वैक्सीन लगवाई जा सकती है। उसके अलावा अपने आप को वो इस तरह कवर करके जाएँ कि किसी सूरत भी पानी उनके मुँह के अंदर ना जाए। हुँ, दूसरा उसके अलावा ये है कि वो अपने सिम्पटम्स का भी ख्याल रखें, क्योंकि जो जितना वो पानी के साथ इन टच होंगे, स्किन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, लेकिन उनको फौरी तौर पर बाहर आके गर्म पानी के साथ नहा के अपने आप को अच्छी तरह एंटीसेप्टिक साबुन के साथ अपने आप को एक लिहाज से वो एसेप्सिस कंडीशन में आ जाना चाहिए। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है और वो फिर अगर प्रिवेंटिव कोई एंटीबायोटिक या एंटी एलर्जिक भी ले लें तो वो भी उनके लिए फ़ायदेमंद हो। मतलब वो जैसे ही पानी से बाहर निकल के आएँ तो उन्हें फ़ौरी तौर पर एंटीबायोटिक या कोई एंटी एलर्जी लेनी चाहिए? जी, इसलिए ये हिफाज़ती तौर पर अगर वो फ़ील करें कि कोई वो उनका टच ज़्यादा दे, क्योंकि ये इसमें बड़ा इम्पोर्टेंट है कि पानी में आपका कॉन्टैक्ट टाइम कितना था। एक बंदा सिर्फ़ थोड़ी देर के लिए गया तो वो हुँ, सिर्फ़ वॉश कर ले तो काफ़ी है, हुँ। लेकिन एक बंदे ने अगर बार-बार अंदर जाके लोगों की जान बचाई है, वो बंदा काबिले तारीफ़ तो है, लेकिन उतना ही उसके लिए ज़रूरी है कि वो प्रिवेंटिव एंटीबायोटिक और एंटी एलर्जिक साथ ले ले। तो ये जो पानी में जा रहे हैं ऑब्वियसली बहुत सारी डेड बॉडीज़ भी होंगी जो पानी की वजह से अंदर ही पड़ी हैं, किसी को नहीं पता कितनी डेड बॉडीज़ निकालेंगे, लेकिन बहुत सारी डेड बॉडीज़ पानी के अंदर भी मौजूद होंगी। इसी तरह हमारे बहुत सारे एनिमल्स जो होंगे वो भी पानी के अंदर डूब के मर चुके होंगे, हुँ, ठीक हुँ। है? तो वो जो डिसीज़्ड बॉडीज़ हैं, उनकी वजह से भी तो बहुत सारे जरासीम जो हैं वो उसी पानी के अंदर है, बहुत सारा मच्छर और ये सारा कुछ भी पानी के अंदर है। तो वो हमारे लिए किस हद तक नुकसानदेह हो सकता है और हमें इस चीज़ को कैसे मेंटेन करना पड़ेगा, कैसे हम अपनी हेल्थ केयर करेंगे कि हम इन चीज़ों की वजह से किसी हेल्थ वाइज नुकसान में ना आए, जो लॉन्ग टर्म हेल्थ वाइज इश्यूज़ भी हो सकते हैं, जैसे हमें कोई सांस का इशू भी हो सकता है। तो ऐसे मसलों से कैसे बच सकते हैं हम? उसमें ये है कि देखें, एक तो ये है कि वो उन लोगों के लिए भी और जो लोग ये जा रहे हैं इनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ बन रही है कि हर सूरत उनका जो वो पानी पीने वाला है वो हर लिहाज से या तो डिस्टिल वाटर हो या जो ये साफ़ वाटर ड्रिंकेबल वाटर हो, या फिर ये है कि अगर किसी जगह पे फैसिलिटीज़ नहीं है तो उनको ये है कि ये वो पानी को बॉयल कर लें या क्लोरीन की गोलियां मिलती हैं वो डाल लें। और उसके अलावा ये जो लोग जा रहे हैं ये अपने साथ पानी की वो बोतलें साथ लेके जाएं और अपने साथ अपनी फूड साफ़ सुथरी फूड लेके जाएं। तो उन चीज़ों से वही बात आ जाती है कि उसके बाद फिर भी उनको प्रिवेंटिव एंटीबायोटिक और प्रिवेंटिव एंटी एलर्जिक ज़रूर ले लेना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि वो जो जानवर मरे हैं, जो कुछ भी है उससे वो उस जगह में इन्फेक्शन और एलर्जीज़ जो है ना वो लाजमी फैलेंगी, क्योंकि पानी के अंदर जितना देर वो स्टे करेंगी उतना ज़्यादा उसके साथ प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। और हुँ। दूसरा ये है कि वहाँ के जो लोकल अदारे हैं उनको चाहिए कि ट्रेस करके एटलीस्ट उन डेड बॉडीज़ को किसी न किसी सूरत जल्दी से जल्दी वहाँ से निकाल लिया जाए। बिल्कुल ठीक है। तो मुझे ये बताइएगा कि अभी तक
ऐसी कोई एलर्जीज़ जो स्किन की एलर्जीज़ हों या वैसे कोई एलर्जी हो, आपने कौन-कौन सी डील की हैं? या जैसे आपने बताया कि आप अपनी पूरी टीम को लेके गए थे, वहाँ आपने हेल्थ वाइज़ लोगों में क्या-क्या इश्यूज़ देखे और वर्स्ट से वर्स्ट केस कौन-सा था? वर्स्ट से वर्स्ट केस लोगों को दर्दों की शिकायत हुई, कमर दर्द भी हुई, और ये जो जो लोग बचाने गए थे उनको कमर दर्द के, क्योंकि जब वो उठाते हैं तो उनके जिस्म में ज़ाहिर है कि वज़न को आप बार-बार उठाते हैं तो उनको दर्दों की शिकायत, पट्ठों में भी दर्द हुई, उनकी कमर दर्द भी हुई, उनको एलर्जीज़ भी हुई। और जो वहाँ के जो लोग थे, जो वहाँ जो फँसे हुए थे, उनमें तो ये सारी अलामात आई हैं। आँखों के बहुत मरीज़ हमने देखे हैं। हमने आँखों के क्या-क्या मसले हुए? आँखों में आँखें सुर्ख हो जाती हैं, और वो सोजिश की वजह से रेड आई जो होती है, ख़ास सिम्पटम है, और उसके साथ वो ठीक-ठाक पेनफुल कंडीशन होती है, हुँ, जिसमें हमने फिर उनको इंजेक्शंस भी लगाए, उनको मेडिसिन्स भी दी और उनको लोकल ड्रॉप्स भी दिए, तो तब कहीं जाके वो कुछ स्टेबल हुए। उसके अलावा जो मैदे के मरीज़ थे, वॉमिटिंग के मरीज़ थे, उनको इंजेक्शंस लगा के, ड्रिपें लगा के उनको हमने स्टेबल किया। तो इसके अलावा जो मरीज़ हमने देखे हैं, स्किन के काफ़ी ज़्यादा थे। ख़ास तौर पर चूँकि ज़्यादातर हिस्सा ये अपने आपका जिस्म का नीचे वाला हिस्सा ज़्यादा अफ़ेक्टेड होता है, क्योंकि लोगों का जो पानी का लेवल था वो तकरीबन कई जगहों पे यहाँ नीचे टांगों, पूरी टांगों तक वो पानी का लेवल लोगों का था। तो हुँ। उन सब एरियाज़ में स्किन की एलर्जीज़ और स्किन की इन्फेक्शंस थी, वो भी हमने उनको क्रीमें दी, और उनको हमने वो एंटीबायोटिक भी दिए और एंटी एलर्जिक भी दिए। बिल्कुल तो ठीक है। वो जो मैंने आपको बताया कि ये सबसे बड़ा मसला है, वो साइकोलॉजिकल मसला है। मैं समझता हूँ ऐसे लोगों को हेल्थ एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। हुँ। उन लोगों को उतनी अवेयरनेस नहीं है। वहाँ हमने देखा कि लोगों के पास साबुन भी अवेलेबल नहीं है, क्लीन हुँ। वाटर भी अवेलेबल नहीं है, तो हमने साबुन भी उनको दिए थे। तो जैसे आप बता रहे हैं कि साइकोलॉजिकल भी काफ़ी ज़्यादा लोग प्रॉब्लम में गए हैं, बहुत ट्रॉमा में गए हैं। हुँ, ऑब्वियसली जिनके घर तबाह हो गए, जिनके लोग चले गए, जिनका रोज़गार का सिस्टम ख़त्म हुआ, हाँ तो जी, वो लोग तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में हाँ आएँगे। जी। तो मुझे ये बताइएगा कि ऐसे लोगों को अवेयरनेस, जैसे आप हेल्थ अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, इस पॉडकास्ट के तवज्जुद से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज देना चाह रहा हूँ कि ठीक है, जो कुछ भी है, मसला ये है कि वो अपने आप में कंट्रोल करें, क्योंकि गवर्नमेंट भी आपके लिए कर रही है, प्राइवेट तंजीमें भी आपके लिए कर रहे हैं। आप अपने आप को भी सँभाल लें, एक दूसरे को भी सँभाल लें। वो जो हुँ, फैमिलीज़ वहाँ फँसी हुई हैं, वो बजाय ये कि परेशान होने के, वो दूसरों को सँभाल लें। स्पेशली जो हमने देखा है कि वो अपनी परेशानी में कई दफ़ा वो बच्चों को भी सँभालना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। तो एक दूसरे की वहाँ जितनी ज़्यादा मदद की ज़रूरत है, वो घबराने की बजाय एक दूसरे की मदद करें। हुँ, और उसमें किसी को भी किसी तरह की छोटी से छोटी प्रॉब्लम भी होती है, तो वो जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स आपके पास आते हैं, उनसे छुपाने की बजाय उनको बताएं। आपका कोई साइकोलॉजिकल मसला है वो बताएं, स्किन का मसला है वो बताएं, और किसी तरह का भी ऐसा मसला है तो वो डॉक्टर्स के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि जल्दी डायग्नोज होकर आपका सही और मुनासिब इलाज हो सके। इस सारे सिनेरियो में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो खाने-पीने की चीज़ों से भी महरूम हैं और खाने-पीने की भी हेल्दी डाइट भी उनको नहीं मुकम्मल तौर पर मिल पा रही। बहुत सारे लोग कैंप्स भी लगा रहे हैं और कैंप्स में डिफरेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने की कोशिश तो कर रहे हैं। तो खाने-पीने के लिहाज से आप कौन-सा मैसेज देना चाहेंगे कि इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी, तभी हम ये डिफरेंट किस्म के इन्फेक्शन से डील कर सकते हैं? सबसे बड़ा मसला जो हमने देखा था वो साफ़ पानी का था। हुँ, उसमें ये है कि हमने लोगों को गाइड किया, और हमने वहाँ यहाँ से लाहौर से हम उनके लिए टेबलेट्स लेके गए थे क्लोरीन की, और वो क्लोरीन की टेबलेट्स उनको समझाया कि कितने पानी में कितनी वो गोली डालनी है। 1 से 3 मिलीग्राम 1 लीटर पानी में वो डाली जा सकती हैं, हुँ, और उनका ये है कि क्लोरीन की जो गोली है वो 30 मिनट तक उसके अंदर, पानी के अंदर रहनी चाहिए, और उसके बाद उसको शेक करके तो आप उसको छान के वो पानी पी सकते हैं, और वो 99% पानी जो है वो जरासीमों से पाक हो जाता है। तो वो बल्कि काफ़ी हद तक वो वायरस को भी कंप्लीटली किल करता है क्लोरीन जो है। तो वो ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें, लेकिन जहाँ तक मुमकिन हो सकता है सबसे बेहतर तो ये, हम तो यहाँ से बोतलें लेके गए थे, छोटी वो जो हाफ़ लीटर की बोतल थी डिस्पोजेबल वाटर की, तो वो जो है वो हमने उनको दी जितना हमारे था, लेकिन मैं समझता हूँ और ज़्यादा उनको देने की ज़रूरत है। फिर खाने की ऐसी चीज़ें, कोई बिस्किट्स, कोई ऐसी चीज़ें, कोई ये स्नैक्स में से जो चीज़ें हम पोर्टेबल ऐसी थी जो कि जल्दी ख़राब
ख़राब ना हो, ताकि वो कुछ दिन रख भी सकें। तो ऐसी चीज़ें भी हम साथ लेके गए थे। लेकिन फिर भी ज़ाहिर है एक इंसान को 2 वक्त या 3 वक्त खाने की ज़रूरत है। तो मेरा यही मैसेज है कि जितना ज़्यादा उनको चीज़ें पहुँचाई जाएँ, चीज़ें पहुँचाते वक्त बस इस चीज़ का ख़्याल रखें कि चीज़ें ऐसी हों कि जो ज़्यादा देर तक ख़राब ना हों। पेरिशेबल और नॉन पेरिशेबल चीज़ें होती हैं कुछ चीज़ें। अब ये एक और चीज़ है कि कई लोग हमने देखा कि वहाँ उनको गोश्त ले जा के दे रहे थे। अब उनके पास इतनी फैसिलिटी नहीं है कि वो वहाँ पका सकें। तो आपने जो कुछ भी देनी है वो रेडी टू ईट होनी चाहिए, बजाय ये कि वो आप तस्वर करें कि वो लोग खुद बनाएं उसको। तो या वो रोटी नहीं बना सकते वहाँ, क्योंकि वो उनके पास वो फैसिलिटीज़ नहीं है। तो आपने जो कुछ भी देना है वो रेडी टू ईट ऐसी हो कि जो फौरी तौर पे वो खा सकें। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कंटामिनेटेड पानी पीने से हाँ जी, हमारे जिस्म में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स या इन्फेक्शन आ सकता है? सबसे पहली बात तो ये देखें, मैदा, पानी सबसे पहले मैदे में जाएगा तो मैदे का अल्सर हो सकता है, मैदे की सूजन हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है, और यहाँ पे आपको एक बर्निंग का एहसास हो सकता है। ये सारी चीज़ें मैदे को इन्फेक्ट करेगा। फिर वो पानी अगर वो अंतरी तक चला जाता है तो वो कंटेमिनेशन की वजह से गैस्ट्रोएंटराइटिस हो सकता है, उससे डायरिया हो सकता है, उसके साथ फिर टाइफाइड हो सकता है। फिर एक और बड़ी बीमारी है जो कि बड़ी ख़तरनाक भी हो सकती है, वो है कॉलरा, हैज़ा जिसको हम कहते हैं। तो ये सारी बीमारियां वो हैं कि जो मरीज़ अगर पानी गलती से ले ले तो उसको होने के चांसेस हैं। अगर कोई वहाँ कोई शख्स है जिसके मुंह के अंदर पानी चला गया है तो उसको ये सारी एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए, और प्रिवेंटिव एंटीबायोटिक या प्रिवेंटिव एंटी एलर्जिक या जो भी अलामात हैं उसके मुताबिक पूरा अपने डॉक्टर को बताकर और उसको जल्द ही उसका इलाज कर लेना चाहिए। तो अगर डायरिया या कॉलरा हो गया है तो क्या वो कोई भी एंटीबायोटिक खुद से ले सकता है कि डॉक्टर की सजेशन पे ही लेगा? वो प्रिस्क्राइब करेगा तभी लेगा? नहीं, प्रेस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं। मेरा ख्याल है कि हर तरफ से डॉक्टर्स जो है ना इस वक्त बहुत काम कर रहे हैं। डॉक्टर्स हर तरफ से, हर जगह पे डॉक्टर जहाँ जहाँ पहुँचाए जा सकते हैं वो पहुँच रहे हैं। और उसमें मैंने देखा है कि फ़ौज और पुलिस जो है इस मामले में पूरी तरह उनका साथ दे रही है, उनको सपोर्ट कर रही है, और वो उनको पहुँचा भी रही है। ऐसी जगहों पे भी पहुंचा रही जहां शायद अपने तौर पे पहुंचना मुश्किल हो। तो वो, और वहाँ ये एक और भी चीज़ है जो कि मैं समझता हूँ ज़रूरत है, उस एरिया के करीब कोई ना कोई एक परमानेंट 24 आवर्स बेस्ड ऐसी कोई ना कोई मेडिकल फैसिलिटी ज़रूर होनी चाहिए, जहाँ अगर वो ड्रिपें लगाने का इंतज़ाम हो, जहाँ पे दूसरा कुछ छोटे मोटे माइनर जो हैं प्रोसीजर्स करने का इंतज़ाम हो, ताकि वो उन लोगों को अगर थोड़ी सी बड़ी मुश्किल है तो बजाय ये कि वहाँ से उठा के दूर किसी बड़े शहर में ले जाया जाए, वहीं पे उनकी कोई ना कोई हेल्थ केयर ऐसी फैसिलिटी ज़रूर होनी चाहिए, और जहाँ जहाँ नहीं है वहाँ वहाँ होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जब भी सैलाब आता है ना उसके बाद जैसे आपने खुद भी जिक्र किया कि हेपेटाइटिस ए बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जी, तो ये किस हद तक डेंजरस साबित हो सकता है हमारी ऑडियंस जो हमें देख रही है, ताकि उन्हें पता चल सके कि खुदा ना खास्ता अगर आप में ये सिम्टम्स हैं तो आप समझ जाएं कि आपको हेपेटाइटिस ए हो गया है। तो वो आप हमें सिम्टम्स भी बता दें और ये बता दें कि वो किस हद तक ख़तरनाक साबित हो सकता है। हेपेटाइटिस ए अगर तो थोड़ा पावर का है, इसमें क्या होता है कि बिलीरुबिन बढ़ जाती है, जो कि जिगर का एक टेस्ट है, और SGPT SGOT जो है वो बढ़ जाते हैं। जो सबसे बड़ी अलामत होती है, आंखें इसमें पीली होनी शुरू हो जाती हैं, फिर स्किन भी पीली होती है। इसमें यह है कि इसमें अब बाकायदा पूरा ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है कि लिवर की ऐसी मेडिसिन दी जाती हैं जिसके साथ वो लिवर को डिटॉक्सीफाई किया जाता है। ये 2 से 3 हफ्ते में ठीक हो जाता है, काफ़ी हद तक इसको कंट्रोल किया जा सकता है। हेपेटाइटिस बी और सी जो है ये ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं, और हेपेटाइटिस ए की एक और भी एडवांटेज है कि इसकी वैक्सीन भी बनी हुई है। अगर आपको लग रहा है कि किसी एरिए में कोई ऐसा वबा फैल गई है सैलाब की वजह से कि हेपेटाइटिस ए लोगों को ज़्यादा हो रहा है, तो वो सब लोगों को हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन लगाई जा सकती है। तो ये एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है। इसको जितना अर्ली डायग्नोज कर लिया जाए और अर्ली उसके जो बचाव के इंतज़ामात कर लिए जाएं, उतना हम इसको बचा सकते हैं। ये ज़्यादा ख़तरनाक हेपेटाइटिस नहीं है, बी और सी ख़तरनाक। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, सैलाब की वजह से टाइफाइड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है,
इसके भी सिम्टम्स बता दें ताकि जो लोग अभी बेघर हुए हैं, जिन लोगों के पास अभी इतने रिसोर्सेज नहीं हैं। आप तो कह रहे हैं कि डॉक्टर्स वहाँ पे पहुँच रहे हैं, लेकिन बहुत सारी जगह ऐसी भी होगी जहाँ पे उन्हें अभी इस तरह की कोई इमदाद नहीं मिली। तो उन्हें क्या करना चाहिए? कौन से ऐसे सिम्टम्स होंगे कि ये सिम्टम हो तो आपको ये पता चल जाए आप इस बीमारी से गुजर हैं, तो आप फौरी तौर पर उसका इलाज करने की तरफ जा सकें? इसमें देखें, जो टाइफाइड की सबसे बड़ी क्योंकि टाइफाइड में होता क्या है, अंतड़ी में एक ज़ख़म बनता है जिसकी वजह से टाइफाइड होता है। तो टाइफाइड में आपने जो बाकी अलामात हैं उसमें यह है कि बुखार होता है। उस बुखार की जो सबसे बड़ी खसूसियत है वो ये है कि दिन के वक्त वो बुखार कम होता है और रात के वक्त काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो ये उसका एक फिनोमेना होता है। ये अलामत वैसे भी बुखार किसी तरह का भी हो, आपको फौरी तौर पर डॉक्टर से रिजू करना चाहिए, जो भी अवेलेबल डॉक्टर है, और उसकी मेडिसिन लेनी चाहिए। लेकिन टाइफाइड अगर हो जाता है, अगर आपको सहूलत है, मेरा ख्याल है कि किसी भी डॉक्टर को चेक कराएंगे, वो फौरी तौर पे आपका टाइफाइड का टेस्ट करवा लेगा। तो टाइफाइड की जो 14 दिन की ट्रीटमेंट है वो पूरी लेनी चाहिए। तो टाइफाइड की अलामात में ख़ास चीज़ यही है कि रात के वक्त बुखार ज़्यादा हो जाता है, दिन के वक्त कम होता है। बिल्कुल ठीक है। और सैलाब के आने के बाद हमारी जो ये मलेरिया, डेंगू, ये भी बीमारियां बहुत बढ़ जाती हैं, तो इससे कैसे बचाव किया जा सकता है? मलेरिया की तो दवाइयाँ बड़ी मौसर हमारे पास हैं। मलेरिया की जो सबसे बड़ी अलामत ही ये होती है कि आपको जब भी बुखार होगा, कांपने से होगा, शदीद सर्दी के साथ बुखार होगा, और वैसे भी वो पता चल जाता है कि उस इलाके में मच्छर आ गया है। जैसे मैंने पहले बताया कि मलेरिया की खसूसियत ये है कि वो गंदे पानी में वो मच्छर आता है, जबकि वो डेंगू का जो है वो साफ़ पानी में आता है। तो लेकिन ये है कि कई दफ़ा तमीज़ करना मुश्किल होता है कि ये पानी कितना गंदा है और कितना साफ़ है। दोनों सूरतों में अगर बुखार हो रहा है तो आपको अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए, खुद मेडिकेशन लेने की बजाय उसको तशख़ीस करा लें। अगर हमारे एरिया में मच्छर बहुत ज़्यादा आ गया, ठीक है, फ्लड की वजह से आ गया या पानी की वजह से आ गया, जैसे भी आया, हमारे एरिया में बहुत ज़्यादा आ गया, तो हम घर वालों को ऐसी कौन सी प्रिकॉशनरी मेजर्स करनी चाहिए? प्रिकॉशनरी मेजर्स में से एक तो ये है कि वो उसकी गोलियां भी आई हुई हैं जो कि प्रिकॉशनरी दी जा सकती हैं। क्लोरोक्विन भी दी जा सकती है, और उसकी प्रिवेंटिव और भी मेडिसिन्स हैं जो कि उसको दी जा सकती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने तौर पर मेडिसिन लेने की बजाय किसी डॉक्टर के मशवरे के साथ मेडिसिन लें। और दूसरा ये है कि इसमें आपने एहतियात पूरी करनी है। अगर हुआ या नहीं हुआ, एक तो ये है कि कोशिश करें कि वो अगर आपको पता चल गया है कि तो वो जो अगर आपका कोई कैंप लगा हुआ है तो वो कैंप पानी से जितना ज़्यादा दूर हो सके पानी से दूर रहें, ख़ास तौर पर रात के वक्त। जो मलेरिया का मच्छर है वो रात को काटता है, डेंगू का मच्छर जो है वो दिन को काटता है। तो ये दो चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट होती हैं। दोनों सूरतों में आप अपने आप को कवर्ड रखें। जैसे एक बड़ी मशहूर बात है कि अगर आपके पास अवेलेबल है जो भी, तो जितना ज़्यादा अपने जिस्म को कवर्ड रखेंगे उतना ज़्यादा मच्छर के काटने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो बाकी सफाई का ख्याल रखें, हर तरीके से अपने आप को, जितना ज़्यादा आप अपनी हाइजीन बेहतर रखेंगे उतना ज़्यादा आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेंगे। मलेरिया, डेंगू, ये तो हम बहुत कॉमनली सुनते हैं। इसके अलावा मॉस्किटो बॉर्न कौन सी ऐसी डिजीज़ हैं जो सैलाब के बाद आई हैं, जो कि मच्छर की वजह से और तरह की बीमारी हो, जो हमने आम इंसान ने ना सुनी हो? वो यहाँ हमारे यहाँ कॉमन नहीं है, लेकिन ये है कि हमारे जो कॉमन हैं वो यही दो हैं जो कि इस वक्त जो हमारा सर्वे हुआ है ना, उसमें मलेरिया और डेंगू के ही ज़्यादा केसेस मिले हैं। दूसरे अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं हुए कि किसी वजह से हमारे ये जो मौजूदा सैलाब है इसमें किसी तरह का भी कोई और कॉमन डिजीज़ नहीं आई। बच्चों के बारे में बताएं कि सैलाब ने उनको कितना इफ़ेक्ट किया है, उनकी हेल्थ किस तरह डैमेज हुई है? बच्चों में मैंने देखा कि सांस की बीमारियां भी हुई हैं, चेस्ट इन्फेक्शन भी हुई है, क्योंकि जैसा अभी आपने ज़िक्र किया कि भाई उन लोगों को कपड़ों का भी मसला है। रात के वक्त कई दफ़ा ऐसा होता है कि उनको वो, एक तो मच्छर की वजह से, दूसरा ये है कि उनको ठंड लगने के भी चांसेस हुए हैं। तो ये बच्चों में सांस की बीमारियां और रेशे की बीमारियां भी साथ हुई हैं, और साथ में बुखार भी हुआ है। तो इसलिए बच्चों की ज़रा एहतियात ज़रा ज़्यादा ज़रूरी होती है। माँ बाप वैसे तो कवर करते हैं, लेकिन जितना ज़्यादा हो सके उनको प्रिवेंटिव मेडिसिन, मैं समझता हूँ, उनको शुरू करा देनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। और वो मेडिसिन भी एंटी एलर्जी या किसी किस्म की एंटीबायोटिक होगी?
जी, जी, एंटीबायोटिक, एंटी एलर्जिक अगर वो उस एरिया में मलेरिया और डेंगू का है, तो डेंगू का एज़ इट इज़ तो कोई ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन मलेरिया की प्रिवेंटिव मेडिसिन दी जा सकती है। जैसे ये फ्लड आ जाता है या इस तरह का कोई भी पेंडेमिक आ जाए, तो जैसे कोरोना भी आया था तो वैक्सीनेशन बन गई थी, तो जैसे अब ये बहुत ज़्यादा फ्लड चल रहा है, तो इसके लिए भी कोई ऐसी वैक्सीनेशन तैयार हो गई है या होनी है कि इससे ज़्यादातर हमारे इफेक्टिव्स ना हमारे सामने आए, हेल्थ हमारी जो है वो ख़राब ना हो? उसमें यही है कि देखिए जी, अगर तो आपका अगर फ्लड आने से पहले उन एरियाज़ में वो गवर्नमेंट वैसे करवाती है, स्कूलों में भी हर जगह करवा रही है, वो डेल्टा मैथ्रीन का एक स्प्रे आता है जो कि आपने भी सुना होगा, घरों में भी करवाया गया, तो उससे ये काफ़ी फ़ायदा हुआ। कोविड में भी वो स्प्रे किया गया, डेंगू के सिलसिले में भी स्प्रे किया गया, और ये जो है मलेरिया के सिलसिले में भी स्प्रे किया गया। तो ये स्प्रेज़ अगर रूटीन में होते रहें तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा वो चांसेस हैं। और जिन इलाकों में मैं समझता हूँ कि अगर आपको, जैसे एक गवर्नमेंट का सिस्टम है, ड्यूज़ उसे कहते हैं, डिज़ास्टर अर्ली वार्निंग सिस्टम, तो उसमें काफ़ी हद तक उनको अंदाज़ा हो जाता है कि यहाँ पे ये चांसेस हैं, ये जो सैलाब आने के या किसी डिज़ास्टर के चांसेस हैं। तो उन इलाकों में अगर वो अर्ली स्प्रे कर लिया जाए, अर्ली उनको वेकेंट करवा ली जाए जगह, तो वो पहले से स्टेप्स ले लिए जाएँ, जो कि काफ़ी हद तक लिए गए हैं, लेकिन ज़रा और एक्टिव तरीके से किए जाएँ, तो बहुत सी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम पहले से प्रिवेंट कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जैसे लोग पानी के अंदर जा रहे हैं लोगों की इमदाद करने के लिए, अब पानी के अंदर बहुत बहुत सारी किस्म के हशरात होते हैं, जैसे आपने एक स्नेक का तो ख़ुद भी ज़िक्र कर दिया, तो खुदा ना खास्ता अगर पानी के अंदर इस तरह का कोई जानवर आपको बाइट कर ले, जैसे सांप काट ले, तो अब वो पानी के दरमियान में है, वो मिड में है, तो उसे फ़ौरी तौर पर ऐसा क्या करना पड़ेगा कि वो खुद की हिफाजत भी कर सके और जहर ना बॉडी में फैले और वो खुद को भी बचा सके? वो डिपेंड करता है किस जगह पे। अगर तो आपका पेरिफेरल एरिया है, फॉर एग्जांपल हाथ पे काट गया या पाँव पे काट, तो आप वक्ती तौर पर पट्टी बांध सकते हैं उसको। जो अगर आपको पक्का यकीन है कि सांप ने ही काटा है, तो उसको थोड़ा सा खुरच कर या किसी नोकदार चीज़ से खुरच कर थोड़ा सा उसको ब्लीड करा दें, और वो पट्टी थोड़ी सी बांधी जाए, और जितना हर 20 मिनट के बाद उस पट्टी को 1 मिनट के लिए खोल लिया जाए, ताकि वो ये ना हो कि वो हम एक तरफ से तो जहर को रोक रहे हैं, लेकिन वो ब्लड सप्लाई ज़्यादा देर रुकी नहीं होनी चाहिए। 20 मिनट से ज़्यादा उसको रोकना ठीक नहीं होता। उसको खोल के 1 मिनट के लिए दोबारा ब्लड सप्लाई बहाल करके तो फिर बांध दिया जाता है। वहाँ से ब्लड जितना निकल जाए उतना अच्छा होता है कि एक दफ़ा वहाँ से सफाई हो जाए। उसके बाद ये है कि उसको जितना जल्दी पहुंचाया जा सके किसी भी हेल्थ केयर ऐसी सर्विस स्टेशन पे। ये गवर्नमेंट ने, मैंने आपको बताया कि ये पंजाब गवर्नमेंट ने, मैंने उनका इंटरव्यू सुना था, हमारे मिनिस्टर साहब हैं, कि उन्होंने एंटी स्नेक वेनम जो है वो हर जगह पे पहुंचाया। ना हो अगर किसी जगह पे, तो उसका मुतबादल जो है वो स्टीरॉयड इंजेक्शन से भी किया जा सकता है। तो ये जितना अर्ली वो ले ले। दूसरा एक और भी बात है कि अगर ऐसी सूरत हाल हो जाए तो हमें ये 100% फ़र्ज़ नहीं कर लेना चाहिए कि ये हर सूरत इसका नतीजा फौतगी की शक्ल में होगा। बहुत से ऐसे सांप हैं जो कि काटते हैं लेकिन वो जहरीले नहीं होते। तो बेस्ट ये है कि आप जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास पहुंच जाएं, उसको फ़ैसला करने दें कि उसको कौन सी मेडिसिन आपको देनी। बिल्कुल ठीक है। और इसी तरह पानी के अंदर अगर कोई और भी इंसेक्ट काट ले, मतलब सांप ना भी काटे, किसी किस्म का कोई भी जानवर काट ले, तो उस सिचुएशन में भी क्या यही करना चाहिए उन्हें? नहीं, अगर तो कोई सांप के अलावा कोई चीज़ काटा है तो वो आम तौर पर वो इतने ख़तरनाक नहीं होते कि हम ये सोचें कि वो जानलेवा हैं। उस सूरत में भी डॉक्टर के पास जाना आपका ज़रूरी है, क्योंकि अगर देखें 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है कि वो जानवर काटता है लेकिन वो आपकी स्किन को वो ब्लीड नहीं होता, वहाँ से ऐसे हल्का सा निशान आता है, तो उस सूरत में भी डॉक्टर के पास जाए। वो हो सकता है कि लोकल उनको कोई क्रीम लगा दे या लोकल कोई ऐसा लोशन लगा दे जिसके साथ उसका जो है वो मसला हल हो जाए। दूसरी सूरत में ये है कि वो उसको वो प्रिवेंटिव मेडिसिन दे देगा, क्योंकि आम तौर पर दूसरे जरासीम जो होते हैं उनमें इन्फेक्शन तो होती है लेकिन वो खुदा न खास्ता जानलेवा नहीं होते। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इस सारी सूरत हाल में हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं या क्लिनिक्स हैं, सैलाब की वजह से उन पर क्या असर पड़ा? उनमें क्या गहमा गहमी हुई, कोई रश हो गया या पेशेंट्स बहुत ज़्यादा आए, आपने क्या देखा?
पेशेंट्स पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि वो जो उनके कुर्बो जवार में जो हॉस्पिटल्स थे उनके लिए उनको मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो गया। लेकिन बहरहाल उनकी तारीफ़ बनती है कि उन्होंने डे एंड नाइट अपना उसको 24 आवर्स उसकी सर्विसेज दी हैं, और बहुत अप्रिशिएट मैं करता हूँ उन हॉस्पिटल्स को और उनके एमएसएस को कि उन्होंने अस्पताल को पूरी तरह रेड अलर्ट रखा, और वो उन्होंने जो भी मरीज़ जहाँ से भी आया और हर लिहाज से उनको अच्छे से अच्छी तरीके से उसको ट्रीटमेंट किया। ऐसा क्या हो सकता है कि हम सैलाब की रोकथाम कर लें ताकि इसकी वजह से मज़ीद बीमारियां ना फैलें? मैं इसमें ना सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ तारीफ़ के काबिल, वैसे तो फ्रांस ने भी कुछ इक़दामात किए हैं, लेकिन मैं समझता हूँ चाइना ने जो कुछ किया वो इस लिहाज से बहुत ही काबिल तारीफ़ है। उन्होंने एक नज़रिया पेश किया जिसको कहते हैं स्पॉन्ज सिटी। स्पॉन्ज आप समझती हैं कि स्पॉन्ज का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो चूस ले, तो वो स्पॉन्ज सिटी बना दिए, पूरे के पूरे शहर जो हैं वो स्पॉन्ज सिटी बना दिए। यानी कि इस वक्त उनके 650 शहर स्पॉन्ज सिटी बन गए हैं, जिसकी वजह से वहाँ सैलाब के आने का चांस ही नहीं है। और उसमें यहाँ तक उन्होंने कर दिया कि अगर एक दिन में एक वक्त में 200 मिलीमीटर भी बारिश होती है तब भी वो उनकी जो है वो सिटी जो है वो उनको ड्रेन कर सकते हैं। उसमें उन्होंने क्या किया कि अपना ड्रेनेज सिस्टम बेहतर किया। वो ड्रेनेज सिस्टम बेहतर करने का मकसद ये होता है, उसमें जो असल टारगेट होता है कि आप जो सरफेस वाटर है ना जो भी आया है उसको आप कनेक्ट करते हैं नीचे जो अंडरग्राउंड वाटर के साथ, और उसके ऐसे ऐसे पॉइंट्स बनाते हैं और ऐसा सिस्टम बनाते हैं जिसके साथ वो जल्दी से जल्दी वहाँ से वो सिंक करके नीचे जो आपका ज़मीन के नीचे जो पानी है वहाँ तक वो पानी चला जाए ताकि ज़मीन के ऊपर पानी ख़त्म हो जाए। फिर उन्होंने डैम्स बनाए हैं, छोटे छोटे डैम्स बनाए हैं, हर उस शहर में डैम बनाए हैं जहाँ उनको ये है कि भाई ये सैलाब आने का ख़तरा है, और उसकी वो पॉसिबिलिटीज़ उन्होंने बनाकर, और मैं देख के हैरान रह गया था 98,000 डैम बनाए हैं उन्होंने छोटे बड़े करके। तो ये बहुत बड़ी फिगर है। तो अब उस वजह से अब उनका प्रोग्राम है कि जो बाकी उनके हैं 2/3 शहरों में उन्होंने डैम ये बना लिए हैं और उनको सेव कर लिया है। 1/3 को भी उनका ख्याल ये है कि अगले 5 साल में 2030 तक पूरा का पूरा चाइना जो है वो कम्प्लीटली फ्लड के लिहाज से सेफ हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़। फिर एक और भी बात है, आपको एक बात सुनाता हूँ, बड़ी शानदार बात है कि चाइना में एक दफ़ा डिस्कशन हो रही थी कि भाई ये बारिश से तो हमने सेव कर लिया, जो दरियाओं में पानी ज़्यादा आ जाता है उसका क्या करें। तो उसमें एक बंदे ने ये नज़रिया पेश किया कि जी दरियाओं को गहरा कर लें। बाकी लोग हंसने लग गए, लेकिन उनकी जो लीडरशिप है वो बड़ी विजडम वाली है। उन्होंने कहा कि नहीं, ये आइडिया बहुत अच्छा है। तो उन्होंने पहले शहरों के करीब से दरियाओं को किया गहरा। अब ये है कि उन्होंने दरियाओं को इतना गहरा कर लिया कि दरियाओं की वाटर की कैपेसिटी इतनी ज़्यादा हो गई है कि ज़्यादा पानी आए भी तो वो दरिया के अंदर ही रहता है। तो ये एक दो बातें थी जो मैं समझता हूँ कि ये हमें भी एनलाइटन होना चाहिए और चाइना के नक्शे कदम पर चलकर अपने मुल्क को भी एक प्लानिंग की जाए जिसके तहत हमारा मुल्क भी आइंदा हो सकता है, चलो 10 साल में, 5 नहीं तो 10 साल में, तो वो फ्लड से बिल्कुल सेफ कंट्री मुकम्मल तौर पर जो है महफूज हो जाएगा। हाँ जी, इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा कंटेंट दिया, हमारी ऑडियंस को इससे बहुत फ़ायदा हुआ होगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। आई होप कि इस एपिसोड ने आपको काफ़ी हेल्प आउट किया होगा कि अगर सैलाब की वजह से आपके बच्चे या आपके घर के फ़र्द मुख्तलिफ बीमारियों में धंस चुके हैं तो आप उन्हें कैसे इस मुश्किल हालात से निकाल सकते हैं। अगर आपका इसी से रिलेटेड कोई भी और सवाल है तो आप हमें कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं बहुत ही मेहनत और रिसर्च के बाद डिफरेंट डॉक्टर्स के साथ हेल्थ वाइज कंटेंट बनाती हूँ। अगर आपको मेरा कंटेंट वैल्यूएबल लगता है तो सुनो पॉडकास्ट हेल्थ को सब्सक्राइब करें।